देश में विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया, सोचा इंडिया नाम रख लेंगे तो पूरे भारत के वोट उनकी झोली में भर भरा कर आ जाएंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है? न्याय यात्रा का मकसद समझ में आया कि नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन दलों को इतना समझ में अवश्य आ गया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते अवश्य हैं। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कह दिया जो करने वाले हैं? और आगे क्या होने वाला है गठबंधन का हश्र, या बीजेपी अपने बहुमत के प्रति कहीं आशंकित तो नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी यदि अभी तक नहीं किया है तो। इंडिया के कुनबे में कलह का माहौल है। गठबंधन की परिकल्पना करने वाले नीतीश कुमार आज गठबंधन के डूबते जहाज से छलांग लगाकर एनडीए की मोदी की गारंटी वाली योजना की नौका की पतवार को थाम लिया है। यदि कहीं से कुछ लगता है कि जनता गठबंधन की तरफ आकर्षित हो रही है तो उसी समय स्टालिन और उनकी पार्टी के नेता सनातन पर आग उगलकर निकल लेते हैं और उसका प्रतिकूल असर गठबंधन के हिंदी भाषी क्षेत्रों के दलों पर पड़ता है। और यदि स्टालिन से कोई कोर कसर छूट जाती है तो उसे समाजवादी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आके पूरा कर देते हैं, सनातन को कोस कोस करके। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है और न ही कोई ऐसे किसी सामाजिक सरोकार से बंधा है। अगर सब बंधे हैं तो अपने सरोकार से, अपने स्वार्थ से और अपनी तरक्की से। और जहां पर ये सब चीजें होती हैं वहां एकता केवल दिखावटी होती है, चाहे वह परिवार हो, व्यापार हो या फिर चाहे राजनीतिक दल। ममता पहले ही गठबंधन को या यूं कहें कि कांग्रेस को ठेंगा दिखा चुकी। मायावती ने भी आंखें तरेरी हैं और जेडीयू ने रिश्ते ही तोड़ लिए और अब उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने समाजवादी से मुंह मोड़ लिया या आंखें चुरा ली है। जबकि कुछ दिनों पहले जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ने सीटों के समझौते पर मुहर लगा दी थी, लेकिन यह मुहर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की तरह इनवैलिड हो गई। सवाल उठता है कि जयंत चौधरी ने सपा से मुंह क्यों मोड़ा या आंखें क्यों चुरा ली? तो इसके पीछे कारण है कि मोदी जी ने लोकसभा में 370 और 400 का जो दावा किया उससे विरोधी खेमे में हड़कंप मच गया। मोदी जी की बातों पर जनता ही नहीं, विपक्षी नेता भी भरोसा करते हैं और वही भरोसा करके जयंत चौधरी को मोदी जी की बातों का रहस्य का पता चल गया कि आएगा तो मोदी ही। और यदि मोदी आने वाला है तो यूपी गठबंधन का क्या हश्र होगा यह किसी से छुपा नहीं है। तो यह जयंत चौधरी से कैसे छुप जाता? इसीलिए जयंत चौधरी ने सोचा कि सपा से 7 सीट लेकर के क्या करेंगे जब एक भी नहीं जीतेंगे। तो ऐसे में बेहतर है कि बीजेपी से 2-3 सीटें जो भी मिल जाए उनको ले लो और जीत हासिल कर लो और सत्ता के रुतबे का फायदा भी उठाया जाए। जयंत जब से इनके साथ आए हैं लोकसभा की जीत को तरस रहे हैं, इनके साथ मतलब सपा के साथ, अब और तरसना नहीं चाहते। इसीलिए तो कल जयंत चौधरी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। बताया जा रहा है कि बीजेपी और आरएलडी की डील फाइनल हो चुकी है, जिसमें जो कि मैंने पिछले न्यूज में ब्रेकिंग में बता दिया है, उसमें यह शर्त थी कि 2 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न। यह अलग बात है, उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि भारत रत्न भी राजनीतिक समझौते का कारण हो सकता है। फिर भी चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल 3 सीट या 4 सीट का दावा करना चाहता था, लेकिन भारत रत्न का जो पुरस्कार मिल गया है अब वो 2 सीट पे निश्चित रूप से मान जाएगी, या यूं कहिए कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। 12 तारीख को विलय की घोषणा है, 11 तारीख को सब अयोध्या में जो इनके विधायक हैं योगी जी के मंत्रिमंडल के साथ दर्शन करते मिलेंगे। राष्ट्रीय लोकदल को इससे भी मतलब नहीं कि वो कितनी सीट लड़ता है, उन्हें तो मतलब है कि कितनी सीट जीतते हैं। और अखिलेश यादव के साथ रहकर उन्हें जीत की कोई संभावना नहीं थी। ऐसे में गठबंधन का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, तो उसके साथ रहकर जयंत अपना भविष्य क्यों खराब करते? अब यदि बीजेपी के साथ आ जाते हैं, अब यदि का कोई प्रश्न नहीं रहा। केवल यदि हम लगा रहे हैं कि औपचारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ हो चुका है, या मान करके चलिए। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे जयंत चौधरी, और इनके 9 विधायक हैं, तो यूपी में भी इनको मंत्रिमंडल मिल सकता है, एमएलसी भी चुने जा सकते हैं। तो बहुत कुछ संभावनाएं खुल जाती हैं, इनके लिए ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन सपा के साथ रहते तो इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। अब प्रश्न उठता है कि बीजेपी की क्या मजबूरी थी कि जयंत को मिलाना पड़ा? बीजेपी जानती है कि उसे उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी बड़ी जीत हासिल होने वाली है, लेकिन जीत जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 75 से 78 सीटें अपने बल पर जीत रही है वर्तमान
गठबंधन के साथियों के साथ। लेकिन उसका लक्ष्य तो 80 सीटों का है, और जब 80 सीट का लक्ष्य हो तो एक एक समीकरण महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि बीजेपी की बात चंद्रबाबू नायडू से भी चल रही है। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की खिलाफत करके 2019 में परिणाम देख लिया कि पीएम की कुर्सी तो नहीं मिली, लेकिन सीएम की कुर्सी अवश्य चली गई थी। और बीजेपी तमिलनाडु में अन्नामलाई के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, और कोई आश्चर्य नहीं कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ जाए। एआईडीएमके ने बीजेपी का साथ तो छोड़ दिया, यह कहकर कि अन्नामलाई उसके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन लगता है कि एआईडीएमके का साथ उसके नेता और मतदाता दोनों छोड़ रहे हैं। एआईडीएमके के 15 नेता अभी बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन ये वही नेता है जिनकी छवि साफ सुथरी है। मोदी का बिना भेदभाव की योजना चलाना लोगों को आकर्षित करने लगा है, और इसकी महक अब तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना तक पहुंच रही है। अब तो बीजेपी केरल में भी पांव पसारने लगी है। केरल जनपक्षम के नेता पीसी जॉर्ज 31 जनवरी को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी जानती है अच्छी तरह कि राम मंदिर से लोगों की भावना जुड़ी है, लेकिन वोट केवल भावनाओं से नहीं मिलते। वोट तो योजनाओं के अच्छे कार्यान्वयन से मिलते हैं, और उसी में जुटी हुई है बीजेपी। लेकिन विपक्ष जुटा हुआ है मोदी हटाओ भ्रष्टाचारी परिवार बचाओ की योजना को लेकर के। चलिए आप भी अपनी योजना चले। जी हाँ, वीडियो लाइक करने का, शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ नोटिफिकेशन का घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी तक नहीं किया है क्या, तो कर दीजिए। हाँ, मैं भी चलता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।